प्यारे बच्चों नमस्कार, जय माता दी। एनसीईआरटी कक्षा 12 भूगोल जियोग्राफी का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपके मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, तो इस चैप्टर के कंप्लीट जो हैंड रिटन कलरफुल जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी आपके तैयार हो चुके हैं। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट जो नोट्स हैं चैप्टर फर्स्ट के वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और इसी तरीके से आपके सभी चैप्टर हैं वो नोट्स के माध्यम से आपको करवाए जाएंगे। अगर आप इन नोट्स को साथ साथ में अपनी नोटबुक में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो नोट्स परचेज करने के लिए जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिया गया है उस नंबर से संपर्क करके आप ये नोट्स बाई कर सकते हैं। और नोट्स से परचेज करने का पूरा प्रोसेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहां जाकर भी आप नोट्स है वो बाई कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी कक्षा 12 भूगोल जियोग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपके मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। और बुक फर्स्ट है, बुक फर्स्ट का ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपके, और इसके शानदार नोट्स हैं वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। अगर आप इन नोट्स को अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो इसके अलावा आपको बुक है वो आपको देखनी नहीं पड़ेगी, और ना ही इसके अलावा कोई क्वेश्चंस हैं वो आपको याद करने हैं। तो देखिए सबसे पहले भूगोल यानी भूगोल है जिसको अंग्रेजी में क्या कहा गया है, जियोग्राफी कहा गया है। यानी जियोग्राफी शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ है, भूगोल है जो भूगोल है वो जियोग्राफी शब्द का क्या है, शाब्दिक अर्थ है। और पृथ्वी का वर्णन करना तथा उसके बदलते रूप का वर्णन करना भूगोल को ज्ञान की शाखाओं की जननी भी कहा जाता है। तो भूगोल है उसको ज्ञान की जो शाखाएं हैं उनकी जननी भी कहा जाता है। उसके बाद में है भूगोल की दो शाखाएं। आप देखिए भूगोल है उसकी दो शाखा कौन कौन सी है, जिसमें पहली शाखा है आपके भौतिक भूगोल। ओके, भौतिक भूगोल क्या है, भौतिक भूगोल भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। और यह धरातल पर अलग अलग जगह पाई जाने वाली भौतिक परिघटनाओं के वितरण की व्याख्या व अध्ययन करता है। साथ ही यह भूविज्ञान, मौसम विज्ञान और जंतु विज्ञान, यानी यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक तो है भूविज्ञान और एक है मौसम विज्ञान और एक है जंतु विज्ञान और एक है रसायन विज्ञान, इनसे भी जुड़ा हुआ है। और इसकी कई उप शाखाएं हैं, विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। और इसकी कई उप शाखाएं हैं जो विविध भौतिक परिघटनाओं की क्या करती है, विवेचना करती है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके मानव भूगोल। अब देखिए मानव भूगोल के बारे में काफ़ी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल भौतिक भूगोल पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंध का अध्ययन करता है, जो मानव के द्वारा एक दूसरे के साथ पारस्परिक संपर्क के माध्यम से बनाया जाता है। और मानव भूगोल है वो मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का क्या करता है, बोध कराता है। ये भी आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर ये पॉइंट आप देख सकते हैं कि भूगोल की इस शाखा का अध्ययन 19वीं शताब्दी के अंत में चार्ल्स डार्विन की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ओके, इसके प्रकाशन के समय हुआ। और सेकंड पॉइंट है कि रेटजेल को आधुनिक भूगोल का जनक भी कहा जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको अच्छे से याद करना है कि रेटजेल है उसको आधुनिक भूगोल है उसका क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। और इन्होंने अपनी पुस्तक यहाँ पर ये इंग्लिश में जो लिखा हुआ है एंथ्रोपोजियोग्राफिक्स, इसमें लिखा है कि मानव को जीवित रहने के लिए वातावरण से सहयोग प्राप्त करना चाहिए, जो क्या है, कंपल्सरी है, अनिवार्य है। यह आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में है मानव भूगोल की परिभाषाएं।
तो मानव भूगोल की जो परिभाषाएं हैं वो अलग अलग वैज्ञानिकों ने किस प्रकार से दी हैं। तो रेटजेल जो वैज्ञानिक है इसने मानव भूगोल की क्या परिभाषा दी, तो मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का क्या करता है, संश्लेषित अध्ययन करता है। तो ये रेटजेल के द्वारा मानव भूगोल की परिभाषा दी गई थी। उसके बाद में दूसरा वैज्ञानिक है एलन सी सैंपल, इसके द्वारा मानव भूगोल की परिभाषा क्या दी गई कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का क्या करता है, अध्ययन करता है। और उसके बाद में है पॉल विडाल डी ला ब्लास, इस वैज्ञानिक के द्वारा मानव भूगोल की परिभाषा क्या दी गई कि मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। और उसके बाद में नेक्स्ट है कि मानव का प्राकृतिकरण, तो मानव है उसका प्राकृतिकरण। आप देख सकते हैं कि मानव के प्राकृतिकरण से तात्पर्य क्या है कि मानव को प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लेने से है और आदिम काल में प्रकृति के आदेशों के अनुसार ही स्वयं को ढाल लिया था, क्योंकि उस समय मानव प्रकृति को भली भांति नहीं समझता था। अथवा में आप ये याद कर सकते हैं कि मानव के प्राकृतिकरण का अर्थ है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच पूर्ण सामंजस्य और मनुष्य अपने आप को प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल बनाते हैं और जीने के लिए प्राकृतिक नियमों का क्या करते हैं, पालन करते हैं। और आदिम मानव, यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी आप देख सकते हैं कि आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार की क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। ये भी आप अच्छे से तैयार करें। उसके बाद में है संभववाद। अब देखिए संभववाद क्या होता है, तो इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में क्या है, समर्थ है और तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं का इच्छा अनुसार अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। और यहाँ पर देखिए संभववाद में ये पहला पॉइंट आपको अच्छे से याद करना है कि मानव का प्रकृति पर निर्भरता की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर प्रस्थान क्या है, संभव है, पॉसिबल है। और संभावनावाद प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान देता है और उसे सक्रिय शक्ति के रूप में देखता है। उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो बर्न है, बर्न पर पुल और उसके बाद में खेती, परिवहन, और ये विडाल डी लास ब्लास तथा लुसियन वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। और प्रकृति का मानवीकरण, तो प्रकृति का मानवीकरण क्या है कि प्रकृति के मानवीकरण का अर्थ है कि मनुष्य प्रकृति डरता था उस पर निर्भर नहीं रहता है, बल्कि मनुष्य प्रकृति से स्वतंत्र रहता है और उसमें अपने अनुसार बदलाव कर सकता है। इसके अंतर्गत संभववाद विचारधारा और नव निश्चयवाद आते हैं, जैसे गर्मी लगने पर हम पंखा चला लेते हैं। उसके बाद में देखिए मौसम के अनुसार बदलना पड़ता है। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट दे रखा है कि भूगोलवेता ग्रिफ्थ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की जो दो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग का परिलक्षित करता है। ग्रिफ्थ टेलर ने इसे नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया। तो रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम है वो किस वैज्ञानिक ने दिया था, ग्रिफ्थ टेलर ने। ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में देखिए नव निश्चयवाद की विशेषताएं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नव निश्चयवाद की पहली विशेषता क्या है कि यह विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद संभावनावाद के बीच के मार्ग को क्या करता है, प्रस्तुत करता है। दूसरी विशेषता क्या है नव निश्चयवाद की कि यह पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने पर क्या देती है, फोर्स देती है, बल देती है। उसके बाद में तीसरी विशेषता क्या है नव निश्चयवाद की, तो तीसरी विशेषता है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य न तो प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर होकर रह सकता है और न ही प्रकृति से स्वतंत्रता पूर्वक रह सकता है। ओके, यानी न तो प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर होकर रह सकता है और न ही प्रकृति से स्वतंत्रता रहकर जी सकता है। और 4 नंबर विशेषता है कि प्रकृति पर विजय पाने के लिए प्रकृति के ही नियमों का पालन करना और उसे विनाश से बचाना। और उसके बाद में नव निश्चयवाद की जो 5वीं विशेषता है वो है कि प्राकृतिक
प्राकृतिक देनों का प्रयोग करते हुए प्रकृति की सीमाओं का ख्याल रखना चाहिए। उदाहरण के लिए क्या दे रखा है, औद्योगिकीकरण करते हुए जंगलों को नष्ट होने से बचाना और खनन करते समय अति दोहन से बचाना। और उसके बाद में नियतिवाद। अब देखिए नियतिवाद क्या है, तो इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता है। और दूसरा है कि मानव की आदिम अवस्था में मानव के लगभग सभी क्रियाकलाप पूर्णतः प्राकृतिक पर्यावरण की शक्तियों के द्वारा नियंत्रित हो। और उसके बाद में रेटजेल, रिटर और हम्बोल्ट और हंटिंगटन इस विचारधारा के क्या है, समर्थक थे। तो यहाँ पर देखिए नियतिवाद जो विचारधारा है उसके समर्थक कौन कौन से थे, रेटजेल थे, रिटर थे, हम्बोल्ट थे और हंटिंगटन थे। तो इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक थे। उसके बाद में देखिए नोट है, इस इंपॉर्टेंट नोट को आपको जरूर पढ़ना है कि नियतिवाद सामान्यतः मानव को एक निष्क्रिय कारक समझता है जो पर्यावरणीय कारकों से क्या होता है, प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए आदिवासियों की प्रकृति पर निर्भरता, किसानों की जलवायु पर निर्भरता और जलवायु के अनुसार शारीरिक गठन इत्यादि। उसके बाद में है संभववाद या संभावनावाद। ओके, और इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में क्या है, समर्थ है और वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं का इच्छानुसार अपने लाभ के लिए क्या कर सकता है, उपयोग कर सकता है। ये भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद में देखिए मानव का प्रकृति पर निर्भरता की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर प्रस्थान संभव है। विडाल, डी लाब्लास तथा लुसियन फैले इस विचारधारा को मानने वालों में प्रमुख थे। संभावनावाद प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान देता है और इसे सक्रिय शक्ति के रूप में देखता है। उदाहरण है नदी पर पुल और खेती और परिवहन, ये इसके क्या हैं, एग्जाम्पल है, उदाहरण हैं। उसके बाद में है मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। तो मानव भूगोल के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें एक तो सामाजिक भूगोल है। तो सामाजिक भूगोल के कौन कौन से क्षेत्र और कौन कौन से उपक्षेत्र हैं, तो इसमें एक तो है व्यवहारवादी भूगोल और दूसरा है सामाजिक कल्याण का भूगोल, तीसरा है अवकाश का भूगोल और 4 नंबर है सांस्कृतिक भूगोल और 5 नंबर है लिंग भूगोल और 6 नंबर है ऐतिहासिक भूगोल और 7 नंबर है चिकित्सा भूगोल। उसके बाद में है राजनीतिक भूगोल। इसके क्षेत्र और उपक्षेत्र कौन कौन से, एक तो निर्वाचन भूगोल है और एक सैन्य भूगोल है। उसके बाद में थर्ड है आर्थिक भूगोल। तो आर्थिक भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट नंबर है आपके संसाधन भूगोल, दूसरा है कृषि भूगोल, तीसरा उद्योग भूगोल और 4 नंबर है विपणन भूगोल और 5वां है पर्यटन भूगोल और 6ठा है इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और उसके बाद में 4 नंबर दे रखा है नगरीय भूगोल, 5 नंबर है जनसंख्या भूगोल, 6 नंबर है आवास भूगोल। तो ये कंप्लीट आपको अच्छे से तैयार करना है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट की कंप्लीट जो हैंड रिटन, कलरफुल और जो बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट कंटेंट में जो नोट्स मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिए हैं, शानदार नोट्स हैं। इन नोट्स के माध्यम से आप बोर्ड एग्जाम की अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। जियोग्राफी भूगोल में पूरे मार्क्स आप ला सकते हैं। तो अच्छे से आपको ये सारे नोट्स तैयार करने हैं। इसी प्रकार से चैप्टर नंबर 2 के नोट्स भी जल्द से जल्द आने वाले हैं। ये नोट्स आपको कैसे लगे, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।